हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है 4-5-6 पार्ट है। ठीक है, कितने पार्ट हैं टोटल? शायद हाँ 6 पार्ट है टोटल इसके अंदर, और जिसमें से जो है पहला पार्ट हम करने वाले हैं। तो सभी को जो है 6 जो पार्ट दे रखे हैं उनको प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहना ज्ञात करना है, संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले वो जो संख्या है दोनों उनको मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना। और इसका जब आप हल लिखोगे तो सिंपल सा क्या करना, माना। माना, देखो, माना इसमें आपको छोटी और बड़ी संख्या माननी पड़ेगी। माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या x, ठीक है, और छोटी संख्या y। तो मैंने बड़ी संख्या क्यों माना x को, छोटी संख्या क्यों माना y को? ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी, एक 10 है एक 5 है। अगर मैं आपसे बोलूं ये इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 5 है। कितना है अंतर? 5 है। अंतर 5 जो है किसका है? प्लस का है। तो प्लस का अंतर जब ही आ सकता है जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे, जब भी प्लस का अंतर आ सकता है। यहाँ पे अंतर दे रखा है प्लस का, तो आपको एक क्लियर करना पड़ेगा कि बड़ी कौन सी ले रहे हो, छोटी कौन सी ले रहे हो। अगर यहाँ अंतर बोल देता कि अंतर 5 है, और आप बड़ी छोटी में से अगर बड़ी को घटा देते तो अंतर कितना आया था? -5 आया था ना। इसलिए समझ रहे हो, अगर आप क्लियर नहीं करोगे छोटी कौन है बड़ी कौन है, अगर आप बड़ी में से घटाओगे छोटी तो अंतर पॉजिटिव आएगा। अंतर क्या है? पॉजिटिव है। ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने बड़ी संख्या x मानी, छोटी संख्या y मानी है। समझ रहे हो क्यों मानी है बड़ी छोटी? क्यों? अंतर पॉजिटिव है, तो बड़ी में से घटाओगे छोटी जब भी अंतर पॉजिटिव आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा। तो मान ली अब इसमें जो पहली शर्त ये दे रखी है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रथम शर्त की हम बात करेंगे। प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो इन दोनों संख्याओं का 26 है, तो बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या घटानी है। तो बड़ी संख्या x मानी है तो छोटी संख्या y मानी है। जब घटाओगे जब ही तो अंतर कितना आएगा? प्लस का आएगा ना। अंतर का मतलब क्या है? उनको घटा दो, बड़ी में से छोटी को आपको घटाना है। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अभी दे रखी है मैं दूसरी शर्त। क्या दे रखी है? दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो संख्या है बड़ी वाली जो संख्या है x, एक संख्या दूसरी संख्या की, दूसरी कौन सी है? y की 3 गुनी है। इसकी 3 गुनी है। अब इसको 3 गुना करोगे जैसे ये क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यानी कि एक संख्या जो है बड़ी वाली छोटी वाली की 3 गुनी है। जब छोटी वाली को भी 3 गुना कर दोगे तो बराबर हो जाएंगी ना। जैसे यहाँ पे समझो, जैसे मैंने एक संख्या ली आपके, एक संख्या है मेरी 6, एक संख्या है 2। ये वाली मेरी बड़ी है, ये हमारी मेरी छोटी है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं ये बड़ी संख्या, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, आपको दिख रहा होगा 3 गुनी है ये। अब ये 3 गुनी है 6, तो छोटी वाली को भी आप 3 गुना कर दोगे, क्या ये बराबर नहीं हो जाएंगे? यानी कि 6 बराबर 6। ऐसे यहाँ पे बड़ी वाली है जो छोटी वाली की 3 गुनी है, जब छोटी वाली को भी 3 से गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसलिए गुणा करने के बाद क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो बराबर कर दिया, लॉजिक समझ आया कि नहीं आया बताओ? अब लॉजिक समझ आ गया तो यहाँ से हमारे क्या बनेंगे? एक तो ये बन गया समीकरण, और यहाँ पे एक बन गया समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण बन गए। तो देखो यहाँ पे जो है प्रस्तावना विधि से हल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं x का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, मतलब x का मान सीधा सीधा आ गया, x बराबर 3y। तो जो x बराबर 3y आ रहा है, यानी कि समीकरण 2 का जो मान आ रहा है, यानी कि जो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो। सिंपल, समीकरण 1 में, क्योंकि हमें x की निकालने जो कितनी डाट आ गया हमारा, तो ठीक है। जब x का मान 3y रखोगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या दे रखा है? x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना रखोगे इसमें? 3y, और माइनस y बराबर 26। तो 3y में से y गया तो कितना बचा? 2y बराबर 26। तो y बराबर 2 से कट गया 26, तो कितना आ गया? 13। तो y का तो मान आ गया 13,
छोटी संख्या कितनी आ गई 13। अब बड़ी बतानी है। अब y का मान जो है समीकरण 2 में रख दो, किसी भी समीकरण में रख सकते हो, लेकिन इसमें रखोगे 2 में तो डार्ट आ जाएगा सिंपल। तो y का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है मेरा, x बराबर 3y। तो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान कितना है 13, कितना है 13। तो x बराबर कितना हो गया, 3 तरह 9, 3 एक 3, 39। तो x का मान कितना आ गया 39। बड़ी संख्या मानी थी x, वो आ गई 39। छोटी संख्या मानी थी वो आ गई हमारी 13, यानी कि वो संख्या क्या है 39 और y क्या है 13। तो वो मेरी ये संख्या जो है ये है। सिंपल, ये हो गया मेरा आंसर। इस तरीके से हमें जो है इस क्वेश्चन को हल करना है। समझ आया? जो भाषा वाले क्वेश्चन, जो भाषा समझ नहीं आती दिक्कत होती है, तो आपको भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो एक बार और देख लेना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट की तरफ। तो देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दे रखा है। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, किन्हें कोणों को ज्ञात करना है। तो किन कोणों की बात कर रहा है वो, संपूरक कोणों की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होते क्या हैं। तो जो संपूरक कोण होते हैं, जो संपूरक कोण होते हैं, कोई भी दो कोण जिनका योग कितना हो 180 हो, तो वो क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैंने दो कोण लिए, एक कोण लिया मैंने 100 डिग्री का, एक कोण लिया 80 डिग्री का, और इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है 180 आ रहा है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिया एक 70 डिग्री का, एक लिया 110 डिग्री का, तो इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है 180 आ रहा है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है, और एक होता है पूरक कोण, एक क्या होता है पूरक कोण। तो पूरक कोण जो होते हैं उनमें योग जो होता है 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री होता है। जैसे कि 60 है एक और एक 30 है, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पूरक। और जिनका योग 180 आता है वो होते हैं संपूरक। आपने ये 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। संपूरक कोण होते हैं उनका योग होता है 180। अगर इसमें पूरक दे देता आपको तो उनका योग लेते हैं हम कितना 90। इतना क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, आओ देखो यहाँ पे। तो क्या पूछा उसने, उसने बोला है कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से इतने डिग्री अधिक है, तो उन्हें याद कीजिए। तो यानी कि हमें बड़ा कोण और छोटा कोण हमें बताना है। तो दो ही कोण है, तो सिंपल सा लिखेंगे हल। तो हल में क्या लिखेंगे, माना माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। ठीक है, बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। तो पहली शर्त की अगर मैं बात करूं, पहली इसमें जो शर्त है वो ये क्या है, वो ये है कि वो दोनों कोण क्या है, संपूरक हैं। कैसे कोण है वे, संपूरक है। तो इन दोनों कोणों का जो संपूरक है, तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 होगा, यानी कि ये दोनों संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण तो अभी तो मैंने बताया कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180। तो इन दोनों का योग कितना होगा 180। सवाल में दिया नहीं है, सवाल में दिया नहीं कितना योग, योग पे आया 180 है नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग होता है 180। तो पहली शर्त इसने ये दे रखी है। ठीक है, अब आपको दूसरी शर्त की अगर मैं बात करूं, दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त की जब आप बात करोगे तो देखोगे, तो बोला है कि मैं बड़ा कोण क्या है x। ठीक है, बड़ा कोण क्या है x, बड़ा कोण छोटे कोण से, छोटा कोण क्या माना है y, क्या माना है y, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब अधिक बोल रहा है तो c की जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। कितना अधिक है 18 अधिक है छोटे कोण से। और जब छोटे कोण को 18 दे दोगे, जब छोटे कोण को भी कितना दे दोगे 18 दे दोगे, तो क्या हो जाएंगे जी, बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे बराबर क्यों हुए वो समझो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, एक 10 है बड़ा, एक छोटा है कितना, मान लो 6।
तो हम बोल रहे हैं कि जो बड़ा है छोटे से कितना अधिक है, बड़ा जो है छोटे से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 4 अधिक है। अच्छा भाई, बड़े के पास 10 है और छोटे के पास क्या 6 है और बड़ा छोटे से 4 अधिक है, तो मैं क्या करूंगा, भाई छोटे तू चिंता मत कर, तू भी 4 और ले ले, तू भी 4 और ले ले। जब इसको 4 और दे दोगे तो 6 4 10 हो जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, जब छोटे को भी 18 दे दोगे तो क्या जी बराबर नहीं हो जाएंगे, इस प्रकार से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसलिए हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। लॉजिक समझ आया इसका, और लॉजिक समझ आ गया है तो अब क्या है, दोनों समीकरण हमारे बन चुके हैं। तो ये हो गया मेरा समीकरण एक, ये हो गया मेरा समीकरण दो। यहाँ पे हमें एक्स और वाई के मान निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें तो एक्स का मान सीधा सीधा आ गया। यहाँ पे देखो एक्स बराबर वाई प्लस के 18। अब क्या करना है, सिंपल सा जो समीकरण दो है, समीकरण दो का मान एक में रख दो, समीकरण दो का मान एक में रख दो। तो समीकरण एक क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर 180। तो x का मान कितना रखोगे, y प्लस के 18। तो x का मान आ गया y प्लस के 18, तो ये क्या है, प्लस के y बराबर 180। तो y हो गया 2y और 18 तक को जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 180 माइनस के 18 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 2y बराबर 180 में से 18 घटाओ, 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 गया 6 और 1 कितना आ गया 162। और 2 से 162 को काटो तो y बराबर 2 से गया 8 बार और 2 से गया 1 बार, यानी कि y का मान आ गया 81। कितना आ गया 81 आ गया। अब बस हमें x का मान और निकालना है। तो जो y का मान आया है, y का मान, y का मान समीकरण कौन से में रखेंगे, x वाले में, इस वाले में डायरेक्ट आ जाएगा। तो समीकरण दो में, समीकरण दो में, तो समीकरण दो हमारा क्या है, x बराबर वाई प्लस के 18। तो x बराबर y का मान कितना रखोगे, 81 रखोगे, 81 प्लस 18। तो x बराबर 8 एक कितना हो गया 9, 8 एक कितना हो गया एक 9। तो x का मान कितना आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 81। तो बड़ा कोण यानी कि आ गया मेरा 99 और छोटा जो कोण है y कितना आ गया 81। तो दोनों कोण हमने बता दिए, छोटे और बड़े। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। आई थिंक आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैंने बड़े प्यार से इसको समझाया है। तो अब चलते इसके तीसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा जो पार्ट में क्या दे रखा है, दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। ठीक है, यानी कि 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंद कितने में खरीदी, कुल 3800 में खरीदी। और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार समझिए, तो 7 बल्ले खरीद रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक बल्ला जो है, देखो एक बल्ला आता है 5 रुपए का, 5 रुपए का तो फिर नहीं आता। सपोज करो एक बल्ला आता है 200 रुपए का, कितने रुपए का, 200 रुपए का। ठीक है, तो 7 बल्ले कितने के आएंगे, तो आप बोलो कितने के आएंगे, 1400 बल्ले, 1400 रुपए के आएंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पता ही नहीं है कि एक बल्ला कितने का आ रहा है, कितने की नहीं आ रही गेंद। तो सपोज करो ऐसे एक बल्ला 200 रुपए का आ रहा है, तो 7 बल्ले इतने के आएंगे। तो अब मान लो एक बल्ला x रुपए का आ रहा है, तो 7 बल्ले कितने के आएंगे, 7x के आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ। तो बल्लों की संख्या में जब आप रुपए से गुणा कर दोगे तो जब तो आपको पैसे मिलेंगे, कुल पैसे मिलेंगे ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करोगे, मानोगे हल में, माना माना एक बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपए। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य y रुपए मान लिया, सिंपल। अब यहाँ पे समझो, इसने दो शर्तें दे रखी हैं कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी हैं, और दूसरी शर्त ये दे रखी है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी हैं। तो अगर बात करें पहली शर्त की, पहली शर्त, तो पहली शर्त में ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। अब एक बल्ला x रुपए में खरीद रहा है, तो 7 बल्ले कितने रुपए में खरीदेगा भाई,
तो एक बल्ले की कीमत से बल्लों में गुणा कर दो तो बल्ले की कीमत आ जाएगी, यानी कि 7x कितनी आ जाएगी, 7x। एक बल्ला x रुपए का तो 7 बल्ले 7x रुपए के। इसी प्रकार से एक गेंद का मूल्य 22 रुपए है तो 6 गेंद कितनी की हो जाएंगी, 6 बाई की गुणा कर दो। अब इन दोनों के रुपए को मिला दोगे, 7 बल्लों और 6 गेंदों के मूल्य को मिला दोगे तो वो कितने में लेके आ रहा है, 3800 में। दोनों कितने में लेके आ रहा है, इन सभी को 3800 में लेके आ रहा है, यही बोला इसने, सिंपल। अब बात करें दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त में उसने जो बोला है, क्या बोला है कि 3 बल्ले, एक बल्ला एक्स का है तो 3 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 3x के। और 5 गेंद है, एक गेंद 22 रुपए की तो 5 गेंद कितने की हो जाएंगी, 5 बाई की हो जाएंगी। और जब 3 गेंद और 3 बल्ले और 5 गेंदों के मूल्य को मिला दोगे तो कुल मूल्य कितना आएगा, 1750 दे रखा है उसमें। कुल मूल्य दे रखा है, सिंपल। तो यहाँ पे ये बन गया मेरा समीकरण 1, ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 2। और इन दोनों को हमें प्रस्तापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे तो भाई देखो x का मान निकालना पड़ेगा और बट्टे में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि x के साथ भी 7 थे, y के साथ 6 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 5 से, तो किसी भी संख्या के साथ, जो चर के साथ 1 से गुणा नहीं हो रहा है। तो अब आपकी मजबूरी, चाहे किसी से भी निकाल लो। तो मैं समीकरण 1 से निकालता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर मैं बात करूं, समीकरण 1 क्या दे रखा है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ पे x का मान निकालें तो 7x बराबर 3800, बाई को उधर ले आए 6y, ठीक है। अब x का जो मान आएगा, x बराबर 3800 माइनस 6y, 7 गुणांकी कहाँ पे आएगी, x के साथ गुणांकी जो 7 थी वो आ गई भाग में। तो यहाँ से मैंने x का मान ये ले लिया, ठीक है। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण नंबर 3 में जो x का मान आ रहा है, ये इस समीकरण जो किससे निकाला है मैंने, समीकरण 1 से निकाला है, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो जो x का मान है, x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या दे रखा है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये दे रखा है। अब इसमें रख दो, 3 है, x का मान कितना आएगा यहाँ पे, तो इसका मान जो है हमारा 3800 माइनस के 6y बट्टे में कितना है 7। तो ये हमारा आ गया पूरा x का मान, ठीक है। तो ये किसका मान आएगा, हमारा x का। अब x का मान आ गया, और ये क्या है, प्लस के 5y बराबर कितना है, 1750, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व कर लो, कुछ कट पिट तो नहीं रहा है, गुणा ही करना पड़ेगा, इसका अंदर गुणा करो, 0 0 8 से 24 की 4, 2 हासिल, और 3 तरफ 9 2 11, और 3 का 6 बाई के अंदर गुणा करो तो कितना हो गया, 6 18 बाई, और बट्टे में कितना है 7 है, और प्लस के कितना है 5 बाई बराबर 1750। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मानना पड़ेगा। अब आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 7 आएगा। 7 का 7 में एक बार ऊपर गुणा करोगे तो वही सेम रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, सेम, माइनस के 18 बाई। अब एक का 7 में तो 7 बार जाएगा, और 7 का ऊपर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में गुणा करोगे 7 35 बाई बराबर कितना है 1750, बट्टे में क्या 1 है। अब यहाँ से करो कैंची गुणा, तो इसका इसमें 1 का करोगे, इस पूरे में हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा इतना। और देखो 35 बाई में से 18 बाई चला जाएगा, 35 बाई में से 18 बाई चला जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बाई, कितना बचेगा, प्लस के 17 बाई बचेगा, इतना बचेगा ना। तो 35 बाई में से 18 बाई गया, 17 बाई बचा। अब 7 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें तो 0, 7 35 की 5, 3 हासिल, तो 7 7 49, 3 52 की 2, 5 हासिल, 7 1 7, 7 5 12, तो 12,250, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से 17 बाई बराबर 12,250, ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर को माइनस हो जाएगा, यानी कि 11,400। अब इधर नीचे जगह नहीं है, ऊपर को मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 17 बाई बराबर, देखो इसमें से इसको घटाओगे तो 0 में से 0 गया, 0 आया, ठीक है, 5 में से 0 गया, 5 आया। अब यहाँ पे 2 में से 4, यानी कि कहाँ से लेना पड़ेगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बचा, 0 आएगा, 1 बचा, 0 आएगा, कितना आ गया, 850 आ गया।
तो बाई बराबर, देखो 17 से ये जाएगा कितनी बार, 5 बार, यानी कि आ गया 17×5 = 85, कितना आ गया 50। तो बाई का मान आ रहा है 50, बाई का मान आ रहा है 50। तो बाई क्या थी, गेंद, गेंद का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपए आ गया। ठीक है, अब बस बल्ले का निकालना है। अब बल्ले का निकालना है तो बाई का मान इसमें रख दो समीकरण एक्स में, यही तो एक्स का मान, एक्स क्या है, बल्ले का मूल्य ये रहा, तो इसमें रख दो। तो जो बाई का मान है, बाई का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या है, एक्स बराबर 3800 - 6y/7 है, इसमें रखो। तो एक्स बराबर 3800 - 6 गुणा बाई का मान कितना आएगा, 50/7। तो एक्स बराबर 3800 माइनस के 6 × 50 करोगे तो कितना हो गया, 300 बट्टे कितना, 7। तो 3800 में से 300 गया तो कितना बचा, 3500/7। और 7 से ये 35 गया कितनी बार, 5 बार, यानी कि 500 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 500। तो x का मान आ गया 500, यानी कि एक बल्ले का मूल्य आ गया 500, और बाय बराबर 50 आ रहा है, यानी गेंद का मूल्य कितना आ रहा है, 50 रुपए। ठीक है, तो बल्ले का मूल्य आ गया 500 रुपए और गेंद का मूल्य आ गया 50 रुपए। तो इस तरीके से इस सवाल को हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। बस थोड़ी कैलकुलेशन है और इसमें कुछ नहीं है, आराम से प्रस्थापन विधि से हल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने जो है इसको हल कर लिया और आसानी से आपको जो है सवाल समझ में आ गया होगा। और इतना क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे पार्ट की तरफ। अब जो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट आप देखो तो क्वेश्चन देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर एक बार आपने समीकरण बना लिया इसका तो इसमें कुछ है नहीं। बस समीकरण बनाना आपको सीखना है ऐसे सवालों का जिसमें लैंग्वेज दे रखी हो। ठीक है, तो सबसे देखो पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो समझिए यहाँ पे उसने बोला है कि एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है, तो एक नियत भाड़े का मतलब है, सपोज करो आपके ये क्या है, एक टैक्सी है, ये क्या है, एक टैक्सी है। ठीक है, एक टैक्सी। तो नियत भाड़े का मतलब क्या है, टैक्सी वाले ने बोला इसमें चाहे आप बैठो या बैठ जाओ। ठीक है, जैसे आप बैठ जाओगे, चाहे आप 1 किलोमीटर चलो, चाहे 2 किलोमीटर चलो, चाहे इतने किलोमीटर चलो, चाहे एक कदम चलो, आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। आपको इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे 1 किलोमीटर चलो, चाहे 100 मीटर चलो, जितनी दूरी जाना है जाओ, लेकिन इतना भाड़ा आपको देना ही पड़ेगा। तो वही भाड़ा क्या होगा, नियत भाड़ा होगा। लेकिन नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा आपको। ऐसे 1 किलोमीटर गए तो उसका 10 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा आपको देना ही पड़ेगा। जैसे सपोज करो नियत क्या, कि भाई तुम जाओ कितने किलोमीटर चले जाओ तो आपको नियत भाड़ा देना है 100 रुपए। अब आप पहले 10 किलोमीटर जाओगे तो 100 रुपए तो पूरे का रहेगा, पहले 10 किलोमीटर जाओ तो 10 एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा, फिर 2 किलोमीटर जाओ तो 10 और देना पड़ेगा, यानी कि प्रति किलोमीटर पर 10 रुपए एक्स्ट्रा और देने हैं आपको। नियत भाड़ा तो है ही 100, लेकिन एक्स्ट्रा और देने हैं। ठीक है, चाहे आप 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर चलो, नियत तो आपको 100 देना ही देना होगा। लेकिन आप 3 किलोमीटर जाओ तो 10 और बढ़ जाएंगे, 4 किलोमीटर जाओ 10 और बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप कितने भी चलो लेकिन 100 तो आपको देने ही देने हैं। नियत भाड़ा ये है, चाहे आप जाओ या ना आओ, एक बार बैठ गए तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो इसमें दो कंडीशन दे रखी हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमें ज्ञात करना है क्या, तो हमें ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा ज्ञात करना है। ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, हमें ये पूछा है। तो मान लेंगे, माना माना जो नियत भाड़ा है, माना नियत भाड़ा माना नियत भाड़ा x रुपए है। क्या है, x रुपए। वो जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा जो भाड़ा है, अतिरिक्त अतिरिक्त भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा जो मानेंगे हम, भाड़ा मान लो कितना, 22 रुपए।
बाई रुपए है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। तो पहली शर्त की अगर बात करूं, पहली शर्त में जो बोल रहा है वो पहली शर्त तो उसने बोला है कि आप जाओ या ना हो, 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, लेकिन आपको नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। तो उसने बोला है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा आपको 105 रुपए देना है। यानी कि आपको 10 किलोमीटर चलो या ना चलो, लेकिन नियत तो आपको देना ही पड़ेगा। कितना? X रुपए। ठीक है, नियत भाड़ा तो आपको X रुपए तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अब 10 किलोमीटर जा रहे हो तो किलोमीटर के पर हिसाब से आपको अतिरिक्त भाड़ा भी देना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा 22 रुपए देना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा 10 वाई हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोमीटर का बाई तो 10 किलोमीटर का 10 वाई। ठीक है, तो टोटल भाड़ा जो मिला के हो जाएगा 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 105 रुपए हो जाएगा। इस तरीके से हमें करना है। अब ऐसी जो दूसरी शर्त है हमारी, क्या है दूसरी शर्त? तो दूसरी शर्त में अभी क्या बोल रहा है भाई कि हमें 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 है। सिंपल। अब यहाँ पे समझो, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? 155। तो नियत भाड़ा तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, 15 किलोमीटर जाओ, कितने भी जाओ, आपको X रुपए तो देने ही पड़ेंगे, नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। और आपको किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त भाड़ा भी देना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा 22 रुपए। तो 15 किलोमीटर जाओगे तो कितना देना पड़ेगा? 15 बाई। तो टोटल मिला के कितना देना पड़ेगा आपको? वो देना पड़ेगा 155 रुपए। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा समीकरण नंबर 1, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब चाहे आप किसी से भी आप x का मान निकाल सकते हो। तो इधर मैं निकालता हूं समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या दे रखा है मेरा? x प्लस 10y बराबर 105। तो यहाँ पे x का मान निकालोगे तो y उधर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 105 माइनस के 10 y हो गया। तो ये तो आ गया मेरा x का मान। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो हमने एक समीकरण 1 से निकाला x का मान, तो रखे हैं किसमें? समीकरण 2 में रखेंगे इसको, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखते हैं आओ। तो ये रखते हैं हम समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है मेरा? x प्लस 15y बराबर 155 है। तो x का मान कितना रखोगे इसमें? 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155। अब इसको सॉल्व करो। देखो, तो 155, यहाँ पे देखो 15y में से माइनस के 10y गया तो बचा प्लस के 5y। वो जो 105 है उधर जाके ये क्या हो जाएगा? 155 में से माइनस के हो जाएगा 105। ठीक है, तो 5y बराबर, अब 155 में 105 गया तो कितना बचा? कितना बचा? 50 बचा। कितना बचा? 50। तो 5y से 50 कट गया तो y बराबर कितना आ गया? 10। तो y का तो मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब क्या करोगे? जो y का मान 10 है उसको क्या करोगे? हमें तो x का मान निकालना है। x का मान ये रहा, समीकरण 3 में रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या दे रखा है? x बराबर 105 माइनस 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये हो गया x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 100। ठीक है, तो x बराबर 105 में से 100 गया तो कितना आ गया? 5। तो x का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। x का मान आ गया मेरा कितना? 5। यानी कि नियत भाड़ा हमारा कितना आ गया? 5। और अतिरिक्त भाड़ा आ गया 10 रुपए। तो हमने नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा क्या है वो तो हमने निकाल लिया। अब आगे एक और लाइन दे रखी है, क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अगर बात करें 25 किलोमीटर की, किसकी बात करें? 25 किलोमीटर की। तो 25 किलोमीटर जाओ, 10 किलोमीटर जाओ, 15 किलोमीटर, कितने भी किलोमीटर जाओ, आपको नियत भाड़ा यानी कि X रुपए तो देना ही पड़ेगा। अब 25 किलोमीटर का एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का बाई एक्स्ट्रा दो तो 25 किलोमीटर का एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 25 बाई हो जाएगा। सिंपल, ये आ गया हमारा इस लाइन का मतलब। इसमें रख दो, x का मान कितना रखोगे? 5 प्लस और 25 इंटू बाई का मान कितना रखोगे? 10। बाई का मान आ गया 10। तो हो गया जी 5 प्लस 25 इंटू 10 करोगे तो 250, और 250 और 5 कितना हो जाएगा? 255। तो ये वाला जो आ गया हमारा
कितना आ गया 25 किलोमीटर का 255, यानी कि नियत भाड़ा आ गया 5, अतिरिक्त भाड़ा आ गया 10, और इस वाले का 25 किलोमीटर का भाड़ा आ गया 255। तो इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को हल करना है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है इतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर मैं बाकी क्वेश्चन को भी कराऊंगा तो 2 क्वेश्चन है वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कल की क्लास में वो जो 2 क्वेश्चन बचे उनको कवर कर लेंगे, और जो एग्जाम्पल उनको भी खत्म कर देंगे एक साथ। पूरी जो है 3.2 खत्म हो जाएगी अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के इतने रखेंगे। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।